सियासत की बात ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग पीटीएमटी बार फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। नमस्कार, सियासत की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। सियासत की बात में आज सबसे पहले बात भगत सिंह के शहीदी दिवस की करेंगे और आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स की। पंजाब और दिल्ली में आज दो बड़े फैसले हुए हैं, दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद बात होगी बंगाल में हुए नरसंहार की। बीरभूम में 10 लोग जिंदा जला दिए गए, कार्रवाई क्या हुई। इसके बाद उत्तराखंड चलेंगे। पुष्कर सिंह धामी की टीम तैयार है, 8 मंत्रियों के साथ पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ले ली है और आगे का प्लान क्या है। इसके बाद बात करेंगे कुशीनगर की। 4 बच्चे टॉफी खाने से मर गए। टॉफी में ऐसा क्या था, ऐसी क्या चीज थी कि बच्चों को बचाया नहीं जा सका। इससे पहले हम बात करेंगे पंजाब की। अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर को अपना आदर्श बना चुकी है। आज सरदार भगत सिंह की शहीदी है। केजरीवाल ने कहा कि भगत सिंह और अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना है। आज पंजाब और दिल्ली में 2 बड़े ऐलान भी हुए। केजरीवाल ने विधानसभा में ऐलान किया कि सरकारी दफ्तरों में मुख्यमंत्री और नेताओं की फोटो नहीं लगाई जाएगी, उसकी जगह डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह की फोटो लगेगी। इसके अलावा पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक हेल्पलाइन भी जारी की, जिस पर शिकायत की जा सकती है। भगवंत मान ने नंबर जारी करते हुए कहा कि कोई अधिकारी अगर घूस मांगे तो उसका ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजें, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। आज शहीदी दिवस है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी तीनों को आज ही के दिन फांसी पे लटकाया गया था। उन लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए। देश आज़ाद हुआ, एक संविधान बना। संविधान में जनता को सारी ताकत दी गई कि जनता अपनी सरकारें चुनेंगी और वो सरकारें जनता के सपनों को पूरा करेंगी। अभी पिछले कुछ दिनों से जो देखने को मिल रहा है वो एक तरह से शहीदों के बलिदान का अपमान है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली में नगर निगम के जो चुनाव होने थे उसमें सब लोग जानते हैं कि इस बार उनका भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया होने वाला था। अपनी हार से बचने के लिए उन लोगों ने पहले तो स्टेट इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाल के चुनाव को टलवा दिया और अब एक अमेंडमेंट ला रहे हैं जिसके जरिए वो चुनाव को कई महीनों के लिए टालने जा रहे हैं। ये बेहद दुखदाई है। अगर इस देश के अंदर चुनाव ही टल गए तो फिर जनतंत्र क्या बचेगा, फिर जनता की आवाज क्या बचेगी। फिर तो सबसे ज्यादा दुख आज के दिन भगत सिंह की आत्मा को होगा जिन्होंने अपनी फांसी पे चढ़ के उन्होंने इस देश को आजाद कराया था। इस दिन के लिए थोड़ी कराया था कि एक सरकार आएगी और चुनाव ही खत्म कर देगी इस देश के अंदर से। आज शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की बरसी है। उन्होंने अपनी जवानी के दिनों च देश के लिए जान दी और भगत सिंह होरां दा जिहड़ा उन्होंने ये नहीं चिंता सी कदे भी कि आज़ादी किवें आऊगी। उन्होंने तो बहुत कॉन्फिडेंस सी हो कि आज़ादी तो आनी ही आनी है, पर आज़ादी तो बाद देश किहड़े हत्थां जाऊगा ये उन्हां दा डर सीगा। सो अज देश दे विच करप्शन, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, तरह तरह दी मुश्किलां ने जिन्हां अंग्रेज़ां नूं कड्ढण लई भगत सिंह वर्गे हज़ारां योधियां ने कुर्बानियां दित्तियां। अज असीं हाईलाइट्स करके उन्हां कोल ही जा रहे हैं। कारण किते ना किते ये है कि साडे असीं सिस्टम नूं ठीक नहीं कर पाए। सो अज दे दिन वड्डा दिन है। सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि असीं
मैं जिवें फैसला किया सी, ऐलान किया सी कि अज के दिन असीं एक नंबर जारी करांगे जिन्हों कहांगे कि एंटी करप्शन एक्शन लाइन। वो नंबर अज जारी कर रहे हैं। उस नंबर ते वीडियो भेज के या आडियो भेज के जे कोई तुहाडे तो रिश्वत मंगदा या कमीशन मंगदा है, साडा स्टाफ उसकी जांच करूगा, भावें कोई भी अफसर होवे, भावें साडा कोई मंत्री होवे, साडा कोई MLA होवे, ते बड़ी जल्दी तुहाडे सामने वो नंबर आ जाऊगा। ते अज दे दिन मैं कोई होर राजनीतिक गल नहीं करनी चाहुंदा। सारियां पार्टियां दे सारे वर्गां दे लोग जिहड़े ने, हुसैनी वाले भी होके आए हैं, भगत सिंह नूं प्यार करन वाले लोग जिहड़े ने, क्योंकि वो साडे दिलां 'च वसदे ने भगत सिंह। और भगत सिंह होरां ने जिहड़ा एक शेर जिहड़ा सी बड़ा उन्हां दा फेमस सीगा कि मेरा रंग दे बसंती चोला। सो उन्हां दे सुपनियां दी आज़ादी नूं घर घर पहुंचाउण लई आम आदमी पार्टी दिन रात एक कर दूगी। बहुत सारे फैसले ले गए ने, बहुत सारे फैसले अजे पए ने बाकी, और खिड़े मत्थे लोग प्रवान कर रहे हैं। मैनूं पंजाब दे 3 करोड़ लोगों का सहयोग चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से मोहित मल्होत्रा, दिल्ली से जितेंद्र भाटी और मेरे साथ स्टूडियो में ब्रजेश पांडे जुड़ गए। सबसे पहले जितेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूँगा, पूछूंगा केजरीवाल जो कह रहे हैं कि चुनाव नहीं करवाना चाह रहे हैं, ये बात को बार बार क्यों बोल रहे हैं? कार्तिकेय, देखिए आज अगर देखा जाए मोटा मोटी 3-4 चीजें जो हैं वो हुई है शहीद दिवस पे। एक तो कल ही घोषणा कर दी थी कि जो दिल्ली का सैनिक स्कूल है वो भगत सिंह के नाम पे होगा। और सुबह अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से पंजाब में सभी सरकारी दफ्तरों के अंदर केवल भगत सिंह और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लगेगी, वही दिल्ली में लगेगी। दूसरी बात, तीसरा उन्होंने कहा कि जो भगत सिंह का जो सपना था, उनका जो सुप्रीम सेक्रीफाइस था, वो एक ऐसे लोकतंत्र की और देश की आजादी को लेकर था जिसका सपना सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार करती है। और दूसरी तरफ देखिए, बहुत ही चतुराई से एक चीज उन्होंने और की, उन्होंने इस MCD चुनाव के टलने को भगत सिंह के बलिदान से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि भगत सिंह की आत्मा आज दुखी होगी। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्शन इस तरह से टाले जाएंगे तो वो लोकतंत्र पे हमला है, और भगत सिंह ने जो अपनी शहीदी दी थी वो लोकतंत्र के साथ में ऐसा हो इसके लिए नहीं दी थी। और इससे आगे बढ़कर उन्होंने ये भी चुनौती दी कि अगर भाजपा में ताकत है तो चुनाव करके और MCD को जीत कर दिखाए, अगर ऐसा होता है तो वो राजनीति ही छोड़ देंगे। तो कुल मिलाकर जो पूरा जो शहीदी दिवस है, इस भावना के साथ में मैं आपसे इलेक्शन को यहाँ पर जोड़ दिया। जितेंद्र, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था, इतना बड़ा पंजाब, इतनी बड़ा माइलस्टोन विक्ट्री था, दिल्ली के वो मुख्यमंत्री हैं, पंजाब जीत लिया, कांग्रेस पार्टी तोड़ डाली पंजाब में, MCD के चुनाव पे मतलब पूरा फोकस आ गया। कहने का मतलब बात अंबेडकर की हो रही है, भगत सिंह की हो रही है, कल्चरल आइकन्स की हो रही है, और क्या बोलते हैं, उनकी सुई अटकी MCD पे। ये मैं जानना चाह रहा हूं क्यों। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो 272 सीटें हैं निगम पार्षद की, और आम आदमी के सर्वेज ये बताते हैं कि जिस तरीके से उन्हें ग्रैंड विक्ट्री पंजाब में मिली है, मोमेंटम बना हुआ है, लोगों की जवानी पे चढ़ा हुआ है, और अभी लोहा गर्म है। अगर अभी हथौड़ा लगता है तो अपने मन मुताबिक उसको आकृति दे सकते हैं, अगर जल्दी चुनाव होते हैं तो। उनका ये कहना है। लेकिन उनका कहना है कि अगर ये चीजें टलती हैं, जिस तरीके से उसको यूनिफाइड करने की बात है, अमेंडमेंट की बात है, तो हो सकता है कुछ महीने निकल जाएं, तो हो सकता है लोगों की स्मृति, जहन और मेमोरी से जो पंजाब का जादू है वो हो सकता है विलोप हो जाए। दूसरा, आप ये देखिए, अगर ये चुनाव टलते हैं बाद के लिए, तो पंजाब के बाद जो है हिमाचल और गुजरात, 2 जगह फोकस पार्टी का है। तो जो पार्टी की पूरी ताकत है वो अगर वाकई 6 महीने के लिए टलते हैं तो वो दिल्ली के अंदर लगानी पड़ेगी, MCD के अंदर। अगर अभी हो जाते हैं तो पार्टी पूरी ताकत जो दिल्ली में लगा देगी, उसके बाद वो हिमाचल और गुजरात के चुनाव को देख सकती है। तो इस चीज को लेकर वो चाहते हैं कि अभी हो, और साफ तौर पर चुनौती दी कि जीत कर दिखा। और ये भी कहा कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, दिल्ली की छोटी सी पार्टी से वो डर गई है, और चुनौती दी है कि अगर बीजेपी जीत जाती है तो राजनीति ही छोड़ देगी पूरी आम आदमी पार्टी। जी मोहित, आज काफ़ी ज़ोर शोर से, काफ़ी कलर के साथ भगत सिंह और अंबेडकर की मूर्तियों पर क्या बोलते हैं, फूल बरसाए गए, शहीदी दिवस है। आपको लगता है कि इस तरीके से जो कल्चरल आइकॉन का एप्रोप्रिएशन है, उससे पंजाब में एक तरह की वैचारिक स्थिरता चाहती है आम आदमी पार्टी पंजाब में? जी बिल्कुल, देखिए भगत सिंह के साथ अब आम आदमी पार्टी खड़ा होना चाहती है, क्योंकि अगर हम किसी अन्य राष्ट्रीय पार्टी की बात करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना देख रही है। दिल्ली के बाद उन्होंने एंट्री कर ली है धमाकेदार तौर पे पंजाब में,
और रीजनल पार्टीज की अगर आप बात करेंगे तो इस वक्त विधायकों की संख्या में भी जो आम आदमी पार्टी है वो टॉप पर मानी जा रही है। तो इसी वजह से कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसने भगत सिंह के नाम पर इस तरह से अपनी सरकार को सामने रखा हो, कोई बड़े फैसले लिए हो। यहां तक कि पंजाब, जहां से भगत सिंह संबंध रखते हैं, वहां पर भी आज तक पूरे पंजाब में छुट्टी नहीं हुई थी। शहीद दिवस के मौके पर सिर्फ मैं जैसे आपको बता रहा था कि नवा शहर जो जिला है जहां पर खटखड़ कला गांव है भगत सिंह का पैतृक, वहीं पर छुट्टी होती थी। लेकिन भगत सिंह के नाम पर काफी कुछ कर रहे हैं। ऐसा पहली बार होगा कि पंजाब विधानसभा में भगत सिंह का स्टैच्यू लगाने की तैयारी की जा रही है। भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्टैच्यू लगाने की तैयारी की जा रही है। तो ये सब कुछ पंजाब में पहली बार हो रहा है। हालांकि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन की बात करें तो उन्होंने भी बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पे यूनिवर्सिटी बनाने की बात की थी, काफी बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन फिर भी दलित वोट बैंक उनके पास नहीं आया। तो एक तरह से अपने नाम के साथ भगत सिंह के नाम को जोड़कर एक अलग विचारधारा को, क्रांतिकारी विचारधारा को आगे रखने की कोशिश आम आदमी पार्टी की है। इसकी शुरुआत पंजाब से हो रही है, लेकिन जैसे जीत बता रहे हैं कि इसका असर हमें आगे भी देखा जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली एमसीडी चुनाव का जो केंद्र सरकार का फैसला है उसको भी भगत सिंह के विचारधारा के साथ जोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं ये भगत सिंह की विचारधारा जिसको लेकर पंजाब में लोग चाहते थे कि उस पर बात हो, राष्ट्रीय लेवल पर बात हो, केंद्र सरकार के लेवल पर बात हो, उन तमाम मुद्दों को अब आम आदमी पार्टी ने ऐसा लगता है कि हथिया लिया है और बड़ी समझदारी के साथ वो भगत सिंह के नाम पर तमाम बातों को आगे रखकर अपनी राजनीति कर रहे हैं और पंजाब में इसका अच्छा रिस्पॉन्स भी दिखाई दे रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इस पर मैं और चर्चा करता क्योंकि जहाँ आज हम शहीदी दिवस की बात कर रहे हैं, जहाँ एमसीडी को लेके मतलब जिसे कहते हैं नाराज दिख रहे थे, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि डिंपल यादव चुनाव लड़ने वाली हैं और इसके एक्सपर्ट मेरे साथ ब्रजेश पांडे स्टूडियो में बैठे हैं। उमेश के पास भी जाएंगे जैसे ही उनका फोन मिलेगा। ब्रजेश, परिवारवाद को लेकर सब घमासान मचा हुआ है और इन्होंने टिकट दिया डिंपल यादव को, तो पहली चीज तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि परिवार में ही क्यों टिकट दिया? बाहर का कोई व्यक्ति नहीं है, आप तो इस इलाके से भी हैं। देखिए कार्तिकेय, मुझे लगता है कि जो पहली सही चीज़ की है चुनाव में हारने के बाद अखिलेश यादव ने, वो ये की कि उन्होंने आजमगढ़ से इस्तीफा दिया और अब वो विधानसभा की राजनीति करेंगे। मुझे लगता है दूसरी सही चीज़ ये की कि उन्होंने डिंपल यादव को टिकट दिया आजमगढ़ से, क्योंकि ये एक चैलेंज भी होगा उनके सामने कि यदि डिंपल यादव अच्छे बहुमत से जीत के आती है तो वो समाजवादी पार्टी के स्ट्रेचर को और एनहांस करेगा। दूसरी चीज़ आप ये जानिए कि समाजवादी पार्टी में जो महिला छवि जो बनेगी, वो उसके तरफ भी ये एक उस दिशा की ओर एक कदम माना जा रहा है। और एक रोक के आपको सवाल पूछना चाहूंगा, मतलब मुझसे रोका नहीं जा रहा है। कांग्रेस पार्टी भी ये कहती थी कि हम यूथ को लाने की कोशिश कर रहे हैं और राहुल प्रियंका को उन्होंने सामने किया, यूथ से जुड़ा। तो मुझे ब्रजेश बताइए कि चूंकि डिंपल महिला है इसलिए महिला क्यों जुड़े? देखिए ऐसा है कि ये दोनों कंपैरेबल नहीं है, ये एप्पल एंड ऑरेंजेस है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का के पास मौका था। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जब सही में यूथ थे और जो कांग्रेस पार्टी लगातार जो उनको लेके प्रचार प्रसार कर रही थी, उनके पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है उत्तर प्रदेश में और वो एक सीरियस पॉलिटिकल प्लेयर के तौर पर बिल्कुल भी नहीं उभरे। यहां पर सिचुएशन एकदम उलट है। अखिलेश यादव पिछली बार 47 सीट थी, इस बार 125 प्लस सीटें हैं और यदि आप उनको ले ले तो 125 से ज्यादा सीटें हैं इनके अलाइंस पार्टनर को। अखिलेश यादव ने जो अपना डिसीजन लिया उसमें स्पष्ट कर दिया कि अब मैं प्रदेश की राजनीति करूंगा और मैं यहां से जाऊंगा नहीं। तो उन्होंने अपनी सीरियसनेस पूरी तरह से दिखाई। राहुल गांधी 2012, 2010, 15 साल 17 साल से कह रहे हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन पे काम करेंगे, हम ऑर्गेनाइजेशन को बदल देंगे, लेकिन आप भी जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन उमेश भी जुड़ गए। उमेश, मैं आपसे पूछा ये फैसला क्यों लिया? पहला प्रश्न दो, उसके मतलब मेरे प्रश्न में दो पहलू है। फैसला क्यों लिया? और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार परिवारवाद की बात कर रहे हैं तो उन्हें सबसे एलिजिबल कैंडिडेट अपनी पत्नी दिखाई दी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके पहले आजमगढ़ गए थे और आजमगढ़ के लोगों ने भी इस तरह की मांग रखी थी और जो राम गोपाल यादव हैं, राम गोपाल यादव का भी मत था, क्योंकि वहाँ 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है। और पूर्वांचल की अगर बात की जाए तो खास करके महिलाओं में योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी उसमें काफी पैड बनाया, जिसकी वजह से जो आधी आबादी है वो खुल करके भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में आई थी। तो एक महिला को उतार करके काउंटर तो करना चाहते हैं और साथ ही साथ
एक सबसे मजबूत पकड़, जिस तरह से वॉरियर के तौर पर निकल करके आए हैं अखिलेश यादव, एक सरकार भले उनकी न बन रही हो, लेकिन एक अच्छी संख्या में वो आए हैं और ऐसे में वो पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने फैसला लिया कि वो लोकसभा से इस्तीफा दे करके सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के चुनाव पर एक विधायक के तौर पर, एक प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर काम करेंगे, तो कहीं न कहीं ये मुश्किल खड़ी कर देगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इसी में एक और तरह देखा जाए, एक और समीकरण जोड़ा है कि डिम्पल को लड़ाने का फैसला किया है पार्टी ने, और खास करके रामगोपाल यादव ने ये फैसला लिया है कि वहां से डिम्पल को लड़ाया जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आजमगढ़ की बात की जाए तो आजमगढ़ से पहले भी, चाहे नेताजी की बात की जाए या अखिलेश यादव को लगाव रहा है, और उस लगाव पर कहीं पर भी फैक्ट नहीं बना पाई भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे में सेफ सीट भी समझा जा सकता है डिम्पल के लिए, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा 2009 का कार्तिकेय याद होगा जब उपचुनाव हुआ था जिसमें राज बब्बर चुनाव लड़े थे, और वहां पर जो डिम्पल यादव है, डिम्पल यादव को हार का सामना करना पड़ा था, जो कि छोड़ी गई सीट थी समाजवादी पार्टी के इस समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव 2 सीटों से जीते थे, कन्नौज और फिरोजाबाद सीट उन्होंने छोड़ी, और वहां अमर सिंह ने परिवार की पहली महिला की एंट्री कराई, जहां पर डिम्पल यादव चुनाव लड़ी। और राज बब्बर जो कि कभी समाजवादी पार्टी के नेता थे, कांग्रेस के नेता के तौर पर, प्रत्याशी के तौर पर वहां पर चुनाव लड़े, और वहां पर हार हुई। इसके बाद परिवार में काफी चीज को लेकर के चर्चाएं हुई, लेकिन बाद में कन्नौज से अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ाया और कन्नौज से जीत हासिल की डिम्पल यादव ने। और अगर बात की जाए तो अभी कन्नौज में तो चुनाव होना नहीं है, तो ऐसे में डिम्पल यादव को एक युवा के तौर पर, एक महिला के तौर पर, और एक तरह से कहा जाए स्टार प्रचारक को रही भी है पार्टी में, उनका एक तरह देखा जाए तो पार्टी में लोग उनको पसंद भी करते हैं, और ऐसे में एक सेफ सीट से लड़ाने का प्रयास किया अखिलेश यादव ने। उमेश, आप बोल रहे हैं आजमगढ़ में महिलाओं की मांगे। मैं ब्रिजेश ये सवाल आपसे भी पूछना चाह रहा हूं, मुझे एक चीज़ बताइए कि जब सबको पता है कि परिवारवाद वाला मामला अब केवल कांग्रेस तक सीमित नहीं है, ये उस धागे की तरह इस्तेमाल हो रहा है जिसमें जो क्षेत्रीय पार्टियां उन पर भी हमला किया जा रहा है, तो जब आपको पता है कि आप उस चीज़ को लेकर जिसे कहते हैं वल्नरेबल है, वहाँ आपको धक्का पहुँच सकता है, तो आप ये फैसला क्यों लेंगे? और दूसरी चीज़, क्या डिम्पल यादव के अलावा कोई महिला नहीं है समाजवादी पार्टी में? देखिए कार्तिकेय, अभी हमें ये कंफर्म पता नहीं है, कोई आंकड़े ऐसे नहीं आए कि परिवारवाद को लेकर आपको वोट मिलता है, या परिवारवाद के यदि आप आरोपी हैं या कोई पार्टी। मैं वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। देखो बहुत वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की बात क्योंकि हमारे यहाँ तो सारी जितनी लिबरल पार्टी सब डायनेस्टिक है। वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करना वैसे ही है जैसे आदमी कहता है सदा सच बोलो, जो सुनने में अच्छी लगती है। आप मेरा प्रश्न समझिए, वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स आपका प्रश्न समझ गया, लेकिन वैल्यू बेस्ड सारी लिबरल पार्टी डायनेस्टिक है। जो आदमी आरोप लगा रहा है, जो पार्टी आरोप लगा रही है, उस पार्टी में भी तो बहुत सारे लोग डायनेस्टिक है। आरोप वही लगा सकता है ना जिसकी पार्टी में एक भी डायनेस्टिक नहीं। लेकिन उसमें समाजवादी पार्टी के कहने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी जीवन भर तो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, ना नरेंद्र मोदी जीवन भर बीजेपी के प्रेसिडेंट रहेंगे, ना जेपी नड्डा रहेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये सामंतवादी जो पार्टियां हैं, यदि किसी एक चेहरे पे, यदि उसी के बेटे पे उस पार्टी को वोट मिलता है तो वो पार्टी क्या करे? वो वैल्यू बेस्ड पार्टी के लिए डिसइंटीग्रेट हो जाए। ये तो तमाम पार्टियां वैसे ही हैं, जैसे कि उनके बेटे, उनकी बेटी, फिर उनके बेटे, बाकी सब जिसे कहते हैं कि नौकर कर्मचारी। आपको ये बातें डिबेट में बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे लेकिन लोग कहते हैं कि सोनिया गांधी को हट जाना चाहिए और सचिन पायलट को बन जाना चाहिए। हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या आप 100% उसका जवाब ये है कि माँ बेटा बेटी पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं है। माँ बेटा बेटी पार्टी छोड़ देंगी। चलिए हम एक उस हाइपोथेटिकली सिचुएशन की बात करते हैं। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ब्रजेश। मैं आपको आपके सवाल का जवाब, ये क्यों है? नहीं, ये क्यों है कि डिम्पल यादव ही एक महिला है समाजवादी पार्टी में? ये क्योंकि ऐसा अखिलेश यादव का और समाजवादी पार्टी के सारे नेताओं का मानना होगा कि यदि डिम्पल यादव लड़ेंगी तो उसे समाजवादी पार्टी के काडर अपनी अस्मिता से जोड़ के लड़ेंगे। अब ये आपके ऊपर है, आप जवाब न माने वो आपके ऊपर है, लेकिन बात है, लेकिन नहीं, इससे मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं। आप सहमत मत हो, लेकिन आप जवाब स्पष्ट होती है, इससे एक बात स्पष्ट होती है कि हमारी जितनी सो कॉल्ड उदारवादी पार्टियां हैं सब डायनेस्टिक हैं, अपने परिवार से आगे नहीं देखती हैं। पार्टी में यानी टिकट देने का सबको लड़ना है। शो को आगे ले जाना है, शो को आगे ले जाना है। बंगाल की बात होंगी, लेकिन ये सारी पार्टी डायनेस्टिक है, अपने परिवार के आगे नहीं देखती है। मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स अपने बेटे पे रुकती है। महिला उत्थान अखिलेश यादव का अपनी पत्नी पे रुकता है। यही कांग्रेस पार्टी की कहानी है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल एक ऐसा मसला है जिसको लेकर जबरदस्त राजनीति हो रही है।
पश्चिम बंगाल के बीरभूम में 10 लोग जिंदा जला दिए गए। बीजेपी नेताओं का दावा है कि 12 लोगों को जलाकर मारा गया। इसमें क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स हैं, लेकिन लोग मारे गए हैं। इस खबर का पूरे देश में बड़ा असर हुआ है। दिल्ली में भी बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया। बीरभूम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी उस जगह पर पहुंचे जहां वारदात हुई। बीरभूम में हिंसा की शुरुआत सोमवार को हुई। टीएमसी नेता की हत्या हुई। उसके बाद टीएमसी नेताओं ने गांव के 8 घरों में आग लगा दी। आगजनी में 10 लोग मारे गए। मृतक कांग्रेस पार्टी के थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। हम निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। आइए पहले हम सुनते हैं बीजेपी नेताओं की बाइट, फिर सुनेंगे अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनकी बाइट। দেখুন আজকে আমরা লোকসভার মধ্যে জিরাওয়ারে আমাদের রাজ্য সভাপতি বিষয় তুলেছেন বীরভূমের, এবং সেই নিয়ে আমরা প্রোটেস্ট করেছি, স্লোগানও দিয়েছি, মমতা ব্যানার্জির পদত্যাগও চেয়েছি। যে ধরনের ভয়ঙ্কর এবং অমানবিক ঘটনা ঘটেছে বীরভূমেতে, সভ্য সমাজে এটা কল্পনা করা যায় না। মমতা ব্যানার্জি নিজের দোষ ঢাকতে গিয়ে অন্য রাজ্যের দিকে আঙুল তুলছেন, কিন্তু ভারতবর্ষে কোথাও ইদানিং এরকম ঘটনা ঘটেনি। একটা লোক बहुत दुखद घटना है, इसको निंदा करने की कोई भाषा नहीं है। हम लोग का डिमांड है एनआईए आइए जल्दी जल्दी, इसको जो डॉक्यूमेंट है, जो एविडेंस है प्रिजर्व कीजिए, और सीबीआई होना भी चाहिए। एसआईटी स्टेट गवर्नमेंट का विंग्स है। এটা বাংলা, এটাই উত্তরপ্রদেশ নয়। আমিও টিম পাঠিয়েছিলাম হাতরাসে, আমার এমপিদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। আর এখানে হাঁচলেও চলে যাচ্ছে কোর্টে, কাশলেও চলে যাচ্ছে কোর্টে। এতদিন কোথায় ছিলে ভাই? कोई उन्नाव নিয়ে তো কিছু হয় না, হাতরাস নিয়ে কিছু হয় না, লখিমপুর নিয়ে কিছু হয় না, দিল্লিতে দাঙ্গায় অত লোক মারা গেল কিছু হয় না। এখানে তোমরাই ঘটনা ঘটাবে, আর ঘটনা ঘটার পর তারপরে একদিকে কোর্ট আর একদিকে তোমাদের ফেসমু মানে দর্শনধারী চেহারা নিয়ে টিভিতে বসে পড়বে। तो ये बड़ी खबर है। हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। ब्रजेश पांडे हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं। पहले अपने संवाददाता के पास जाने से पहले मैं ब्रजेश से एक सवाल इस पे करूंगा। क्या तृणमूल कांग्रेस एक नई सीपीएम बन गई, जो तस्वीरें 70 और 80 के दशक में देखी जाती थी? जिस तरीके से सीपीएम के गुंडों की एक तस्वीर थी कि लाठी मार रहे हैं, ममता बनर्जी की सर पे लगी है, वो लेट जाती हैं, वो आइकॉनिक फोटो जो ब्लैक एंड व्हाइट है, आज उल्टा हो रहा है, हिंसा टीएमसी की तरफ से हो रही है। देखिए, इसको आप ऐसे समझिए कि ये जो वारदात है, ये जो घटना है, इससे ज़्यादा रेप्रिहेंसिबल और घोरी कोई इंसिडेंट नहीं हो सकती। अभी हम इस स्थिति पे नहीं पहुंचे कि हम ये कहें कि ये इस तरह का ब्रेकडाउन और इस तरह के इंसिडेंट्स पार्ट ऑफ द डे है, या हर दिन ऐसे हो रहे हैं या हर 4 दिन में हो रहे हैं, और इसे आप लेफ्ट के उस जो एक 34 साल का टेन्योर था उससे जोड़ के देखें। लेकिन अपने आप में ये घटना बेहद हिला देने वाली है, बेहद विचलित कर देने वाली है कि किसी भी आपके तमाम तरह के मतभेद हो सकते हैं, आपकी तमाम तरह की लड़ाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन यदि कोई स्टेट में इस तरह से 10 लोगों को जिंदा जला दिया जाए, 12 लोगों को जिंदा जला दिया जाए, इसको कोई किसी भी लेवल पे डिफेंड करना तो छोड़िए, जैसे उन्नाव अनडिफेंसिबल थी, ये तो उससे भी 4 हाथ आगे की घटना है। हमारे सीधे अपने संवाददाता के पास चलते हैं। पहले आप बताइए मुझे कि वहां हुआ क्या, फील्ड से आपको क्या खबर मिल रही है और किस तरह की फौरी कार्रवाई अब की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये पूरा जो इंसिडेंट है इसका 3-4 पहलू है, 3-4 फेसेस है। पहला, तृणमूल कांग्रेस जो है वो कह रहे हैं कि ये आपसी रंजिश है तृणमूल कांग्रेस के अंदर, और ये एक पारिवारिक विवाद है 2 परिवार में, पहला। तो दूसरा इसका है, यहाँ से बहुत बड़ा माफिया राज चलता है जो कि बाली खादान को लेकर चलता है। जो बालू होता है उसका जो माइनिंग होता है उसको लेके वो 2 ग्रुप में बहुत ज्यादा विवाद चल रहा था। ये जो भादु शेख नाम का जो व्यक्ति है तृणमूल कांग्रेस का उप प्रधान, जिसका मौत हो गया है, उसका 6 महीने 7 महीने पहले उस भाई का भी मौत हो गया था, ऐसे उसको मर्डर कर दिया गया था। तो अब 2 लोग भादु शेख के ग्रुप में थे, और जिन लोगों ने मर्डर किया था इनमें आपस रंजिश से ये भिड़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो होता है, रात में जब घर में कोई लड़का नहीं रहता, कोई आदमी नहीं रहता, ये लोग घर में जाते हैं, वहाँ पे लोगों को मारते हैं और जिंदा वहाँ पे जला देते हैं।
बीजेपी का ये कहना है कि ये लॉलेसनेस जो पश्चिम बंगाल में चल रही है, इसका कारण ये है कि ये बहुत दिन से चल रहा है और राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पोस्टल वायलेंस के समय बोलिए या तो फिर इलेक्शन का पहले बोलिए पीपल वायलेंस जो है इसके ऊपर जो सीबीआई जांच चल रही है, राज्यपाल ने बहुत बार इसका बातचीत किया है। लेकिन ये भी बात है एक संग कि ममता बनर्जी का ये कहना है कि ये एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी है। क्यों ये बात कहा जा रहा है? क्योंकि जयप्रकाश मजुमदार जो कि बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट थे स्टेट का, वो जब तृणमूल कांग्रेस में आए, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि जब मैं बीजेपी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है अटेंड करते थे तब वहां पे ऐसे बहुत सारा मीटिंग किया जाता था कि नंदीग्राम और सिंगूर में जो आंदोलन हुआ था, जो वायलेंस हुआ था, वैसा 1-2 वायलेंस यहाँ पे अगर किया जा सकता है तो ये जो है एक लॉलेसनेस होगा और उससे प्रेसिडेंशियल रूल का कहीं पे एक दरवाजा खुल जाता है। तो उनका ये कहना है, बीजेपी पे रहते वक्त मैंने ऐसा सुना था, शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा बात की थी, इसीलिए मुझे ये लग रहा है ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी हो सकता है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के अंदर भी इसका 2 पार्ट है। तृणमूल कांग्रेस के अंदर अनुब्रत मंडल जो है उनका वहाँ का स्टेट प्रेसिडेंट, उनका कहना है टीवी चल रहा था, टीवी बस हो गया था और क्योंकि ये वो लार्जर कॉन्स्पिरेसी की बात की जा रही है। जी बिल्कुल, और ये कहा जा रहा है टीवी बस करने से पूरा यहाँ पे आग लग गया। लेकिन जो लोग मारे गए उनका क्या, जो जला दिए लोग मारे गए वो तो हाँ, जला दिए गए। देखिए जो बिल्कुल जी बिल्कुल जो लोग मारे गए हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी है, उनका ये कहना है, एक व्यक्ति कह रहा है कि मैंने देखा, मैंने अपना वाइफ को उन्होंने वो उसका वाइफ उनको खुद को घर के अंदर बांध लिया था, पूरा घर को तोड़ के उसको निकाला, उसको चॉपर से उसको मारा, उसका बाद जब वो जमीन पे गिर गई उसके ऊपर पेट्रोल डाल के उसको जला दिया गया। अब ये आई विटनेस है, आप समझिए ये कितना दर्दनाक है। बच्चे थे, छोटे बड़े थे, 8 महिला थे, बच्चे थे, सबको एक जला दिया। एक कपल थे जो कि जनवरी में जिनका शादी हुआ था, उनको भी वहां पे जिंदा जला दिया गया। अब ये रविशंकर 1 मिनट रुकिए, फोन लाइन पे रहिएगा। सीधे चलते हैं विक्रांत के पास। विक्रांत, कांग्रेस का क्या कहना है इस पे? उनके वर्कर्स पे हमला हुआ है, उनके वर्कर्स मारे गए। जी, निश्चित तौर पर हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी जो कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं बंगाल के, और वो लोकसभा लगता है टेक्निकल ग्लिच है, इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये कॉन्स्पिरेसी की बात कर रही ममता बनर्जी। देखिए, ऐसा है कि हर बार ऐसा ही होता है, किसी भी राज्य में हो, कोई राजनीतिक पार्टियां हो, इस तरह की घटना में जो सबसे पहला रिस्पांस उनका आता है वो डिफेंसिव रिफ्लेक्स जिसे हम कहते हैं कि जो भी हो रहा है वो हमारे द्वारा नहीं किया गया है, ये कॉन्स्पिरेसी हमारे स्टेट के द्वारा, और ये हर राज्य दर राज्य, पार्टी दर पार्टी है। यहाँ पर इस घटना की भयावहता इतनी है कि यदि कोई ये कहे यदि कॉन्स्पिरेसी भी है तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको इन्वेस्टिगेशन करके, एकदम इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करके इसकी भयावहता की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी भी एक डेमोक्रेसी में इस तरह की चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। इमेजिन कीजिए आप 21वीं शताब्दी में हैं और किसी पॉलिटिकल लड़ाई में 10 लोगों को जिंदा जला के मार दिया जाए, इससे ज़्यादा भयावह क्या हो सकता है, मेरी समझ से बाहर है। विक्रांत, आप अपनी बात पूरी कीजिए और मुझे बताइए क्या इसके लिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग की जा रही है? ये देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने जैसा कहा कि ममता बनर्जी के साथ मिलकर के उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, सीपीएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, और उसके बाद जब ममता जीती थी तो कांग्रेस को उम्मीद थी कि एक ग्रैंड अलायंस बनाने में उनकी भूमिका होगी। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी ने गैर कांग्रेस अलायंस बनाने की कोशिश की, उसके बाद कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच तलखियां बढ़ गई और दोनों तरफ से तलवारें खींच ली गई और रणदीप सुरजेवाला ने तमाम हमले किए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये एक मौका है हमला बोलने का। वहां पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में है, लेफ्ट की भूमिका दिखाई नहीं पड़ती, और ऐसे में उसके पास वो अगर दबाव बनाती है तो उसके लिए एक मौका वो देख रही है सियासत का। इसीलिए जैसा मैंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी जो कि लगातार ममता का विरोध करते आए हैं, उनके नेतृत्व में, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी है बंगाल के और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो उनके नेतृत्व में डेलीगेशन जा रहा है, वहां जांच पड़ताल करेगा, अपने हिसाब से मुआयना करेगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा और वो रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपेगा। लेकिन एक बात है कि अभी तक उस तरीके से राज्य सरकार पर तीखा हमला अधीर रंजन चौधरी ने बोला है, लेकिन गांधी परिवार की ओर से, कांग्रेस आला कमान की ओर से तीखा हमला नहीं बोला गया है। अब इस रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस पार्टी
क्या रुख लेती है, किस तरीके से ममता पर हमलावर होती है, राज्य सरकार पर हमलावर होती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन निश्चित तौर पर लोकतंत्र में ऐसी घटना ऐसी शर्मसार कर देने वाली है और दहलाने वाली है। इसमें फूक फूक के कदम रखने की बात क्या है भाई? आप ही के वर्कर मारे गए, इसमें फूक फूक पर कदम रखने की बात क्या है? नहीं, फूक फूक पर इस बारे में कि क्या सीधे ममता बनर्जी को लेकर के हेड ऑन लेकर के बड़ी सियासत की जाए इसमें, या थोड़ा एक रास्ता कहीं छोड़ दिया जाए। हालांकि कांग्रेस पार्टी के साथ जिस तरीके का रवैया रहा है ममता बनर्जी का पिछले दिनों, एक बात तो तय है कि कांग्रेस पार्टी हमलावर होगी, लेकिन अहम बात है कि क्या ये हमला गांधी परिवार की ओर से, कांग्रेस पार्टी आला कमान की ओर से बोला जाएगा, इसको लेकर के सोचना होगा कि सीधे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के वर्कर पर हमला हुआ है, तो एक पार्टी में बड़ी राय बन रही है कि जल्दबाजी ना की जाए, राज्य के लोग हमला बोलना शुरू करें और उसके बाद रिपोर्ट आने पर, पूरी जांच पड़ताल करने पर कि किसकी गलती थी, उस पर हमला किया जाए। हमला किस पर करना है, इसके लिए इंतजार के लिए रिपोर्ट मंगाई जा रही है। लेकिन एक बात होता है कि हमला तो होगा और ये सियासी हमला भी होगा, और जिस तरीके से हुआ है कोई भी राजनीतिक दल इसकी निंदा करेगा, लेकिन निंदा का तीर कहां चलाया जाए, किस पर सीधा हमला बोला जाए, इसके लिए रिपोर्ट मंगाई गई है और उस रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। अधीर रंजन चौधरी मेरे ख्याल से कल ही बंगाल के लिए रवाना हो जाएंगे और वीरभूमि का दौरा करेंगे। उनको वहां जाने दिया जाता है कि नहीं जाने दिया जाता है, यह भी एक अहम बात। इसमें एक चीज बोली विक्रांत ने, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि कहने का मतलब है इतना बिखर गया है विपक्ष। कभी कांग्रेस टीएमसी का समर्थन लेती थी, एक टाइम पे हाथ दामन उन्होंने अपना अलग कर लिया 2014 से पहले, अब वो लेफ्ट के साथ है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक चीज तो साफ है कि हमारे देश में दो राज्य ऐसे हैं जहां पार्टी की लाइन पे बड़ी हिंसा होती है, केरल और पश्चिम बंगाल, अगर आंध्र के दो जिलों को छोड़ दिया जाए। कहीं ना कहीं ये नहीं दिखाता कि लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करती है। वायलेंस होती है तो इतनी होती है कि लोग मर जाते हैं, हाथ काट दिए जाते हैं, उनके घर जला दिए जाते हैं। इसको दो पार्ट में यदि मैं डिवाइड करूं तो निश्चित तौर पे पॉलिटिकल वायलेंस और जिस तरह से काडर के साथ डीलिंग होती है वो केरल, पश्चिम बंगाल ऐसे राज्यों में ज़्यादा विभत्स होती है। उत्तर प्रदेश में आमतौर पे एक आध मर्डर हुए या गोली चली है, उस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन इन दो राज्यों में मतलब आप एक बार शुरू हो गई तो उसका अंत आपके सामने नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में देखिए कार्तिकेय, ये सबको पता है, लॉ एंड ऑर्डर में आप किसी भी राज्य में चले जाएं, एक आध अधिकारी को छोड़ दें तो 90% लॉ एंड ऑर्डर यदि स्टेट में सरकार पूर्ण बहुमत के साथ है तो वो सरकार की लाइन को ही टो करती है, चाहे आप कोई भी इंसिडेंट उठा लें। आप उत्तर प्रदेश में देख लें, उन्नाव में क्या हुआ, हाथरस में क्या हुआ। तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर यदि इम्पार्शियल नहीं है तो ये कोई बड़ी चौंकाने वाली बात नहीं है। और इसी के लिए तमाम लोग कोर्ट गए, कोर्ट के जाने के बाद कोर्ट का डिसीजन भी आया, लेकिन उसको कोई इंप्लीमेंट नहीं करता, क्योंकि सबको पता है कि यदि हमने पुलिस को ऑटोनॉमस कर दिया तो हमारे हाथ से एक इम्प्लीमेंटेशनल टूल चला जाएगा। लेकिन आज की घटना पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक सुओ मोटो संज्ञान लिया है, सरकार को निर्देश दिया है कि जो भी क्राइम सीन है उसको इंटैक्ट रखा जाए, जो आई विटनेस हैं, क्योंकि आई विटनेस के गायब होने की भी बात चल रही थी, उसको प्रोटेक्शन दिया जाए और पुलिस किसी भी प्रकार से सबूतों के साथ छेड़छाड़ी ना करे। तो कोलकाता हाई कोर्ट इस मामले में स्टेप इन कर चुकी है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसका क्या रुख रहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जरूर ये स्टेटमेंट दिया था कि हम पश्चिम बंगाल को जिस भी प्रकार की इन्वेस्टिगेशनल हेल्प चाहिए होगी हम वो प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन इस तरह की हिंसा का किसी भी सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है, क्योंकि भाजपा वहां पर बड़ी पार्टी है। आज की डेट में भाजपा प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है, तो भाजपा निश्चित तौर पर तृणमूल कांग्रेस पे बेहद हमलावर होगी इस मुद्दे पर। जी कुमार, इससे पहले मैं आपको जाने दूं, कांग्रेस से ज्यादा आज कड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस सीपीएम की हुई। खुल के सीपीएम ने हमला किया ममता बनर्जी पर और साफ साफ शब्दों में बोला कि ये उन्हीं के प्रशासन की देन है। विक्रांत जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी भी हमलावर होगी। जैसा कि मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ममता बनर्जी ये कहना शुरू कर दें कि आपने तथ्य नहीं जाने, बिना तथ्य जाने आपने हमला बोलना शुरू कर दिया। तो एक विपक्षी मर्यादा के मद्देनजर शायद कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो पहले अधीर रंजन चौधरी को वहां भेजेगी, वहां से रिपोर्ट मंगाएगी और उसके बाद तथ्यों के साथ हमला बोलेगी। क्योंकि एक बात होता है, चूंकि कांग्रेस के वर्करों पर हमला हुआ है,
इसलिए कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं रह सकती। लेकिन अहम बात वही है कि कांग्रेस पार्टी पहले ये सबूतों के साथ आना चाहती है सामने, खासकर कांग्रेस आला कमान, वरना हमला तो अधीर रंजन चौधरी ने बहुत तीखा बोला है, जो कि कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में नेता भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। लेकिन जो बड़ी अहम बात यह है कि ममता बनर्जी को क्या सीधा हमला झेलना पड़ेगा राहुल गांधी की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से, सोनिया गांधी की तरफ से। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि चूंकि पहले एक डेलीगेशन उनके नेतृत्व में, अधीर के नेतृत्व में वहां जाएगा, वो रिपोर्ट तैयार करके वो बताएगा कि क्या क्या हुआ है, किसकी जिम्मेदारी है और सीधे तौर पर किस पर हमला बोलना है। इसके लिए इंतजार किया जा रहा है, शायद विपक्षी मर्यादा के मद्देनजर। लेकिन एक बात तो तय है कि ममता को इस पूरे मुद्दे पर घेरने का मौका विपक्षियों को मिल गया है और कांग्रेस पार्टी भी इस मौके को शायद जाने नहीं देगी। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के पास एक मौका भी है दबाव बनाने का ममता बनर्जी पर। जिस तरीके से उन्होंने शरद पवार के साथ मीटिंग की और कहा कि बिना कांग्रेस के एक कुनबा तैयार किया जाए, तो आज कांग्रेस पार्टी को यह मौका मिला है, इसलिए वो धीरे धीरे करके तगड़ी चोट देने की तैयारी कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में सरकार का गठन हो गया है। पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। धामी की टीम में इस बार चंदन रामदास, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, गणेश जोशी, प्रेमचंद्र अग्रवाल, सौरभ बहुगुणा और धन सिंह रावत, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के दिग्गज नेता शपथ ग्रहण में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण के गवाह बने हैं। समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हमारी सरकार काम करेगी। सरलीकरण का मंत्र, समाधान का मंत्र और निस्तारण का मंत्र, ये मंत्र लेकर हम पूरी पारदर्शिता के साथ चीजों को सरल करेंगे। हमारी सरकार लोगों के गांव-गांव तक जाएगी, घर-घर तक जाएगी और जो भी अच्छे समाधान हो सकते हैं उन समाधानों को करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि ये आने वाला दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा, इसको उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है और जो भी हमने संकल्प लिए हैं उन सभी संकल्पों पर आज से ही हमारी सरकार काम करना प्रारंभ करेगी। कल हम कैबिनेट की पहली बैठक करेंगे, उसके माध्यम से आप सबको बहुत सारी जानकारी। सर उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहला शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, इतने मुख्यमंत्री आए, खुद प्रधानमंत्री मौजूद रहे। संदेश किस तरह का देना चाह रहे हैं आप लोग? मतलब नहीं, हम उत्तराखंड की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में जो भी यहाँ पर योजनाएं चल रही हैं, पहले कभी ये योजनाएं चली नहीं है, उन योजनाओं को सीधे सीधे धरातल पर पहुंचाने का काम होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें मिलकर डबल इंजन बनकर राज्य को तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। सर कई मुख्यमंत्रियों से आपने अलग से भी बात की है, कई मुख्यमंत्रियों से अलग से भी बात की है। बहुत सारी योजनाएं जैसे हिमाचल है, हरियाणा है, यहाँ पर हमारी बहुत सारी संयुक्त परियोजनाएं हैं। जैसे किसाऊ बांध बनना है, उस पर भी कुछ परियोजनाएं हमारी संयुक्त रूप से बननी है। उन सभी पर मैंने आज जो भी हमारे अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रीगण आए थे उन सभी से बात की है, सभी ने पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। सब मिलकर हम लोग आगे पहली कैबिनेट होगी तो कल उसकी जानकारी आप सबको देंगे। और आइए सीधे चलते हैं अपने संवाददाता कुमार कुंदन के पास। कुमार कुंदन वहां मौजूद थे, शपथ ग्रहण समारोह पे पूरा चुनाव कवर किया है उत्तराखंड का। उत्तराखंड चुनावों से पहले उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात की थी। तो दो सवाल हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको लगता है कि लागू कर देंगे, जैसे एक वक्त मनोहर पर्रिकर में गोवा में लागू कर दिया, पहला राज्य बना देश का जहां यूसीसी लगा? और दूसरा, इन नए चेहरों के बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है और इस एजेंडे को लागू गोवा ने किया, तो अब दूसरी बारी उत्तराखंड सरकार की है। और पुष्कर सिंह धामी को अगर दोबारा चुना गया है तो उसके पीछे की एक सोच भी यही है कि पार्टी जो सोच रखती है उस सोच को इन्होंने 6 महीने में अमल करने की कोशिश की, पहली बात। दूसरी बात की जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पहल होगी, संभव है पहली कैबिनेट में भी आए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, आपने जिन चेहरों की बात की तो पार्टी ने गढ़वाल और कुमाऊं दोनों को एक साथ साधने की कोशिश की है। मतलब अभी 8 मंत्री जो बने हैं उसमें 4 मंत्री ऐसे हैं जो कुमाऊं से हैं और 4 मंत्री ऐसे हैं जो गढ़वाल से हैं। तो पार्टी ने एक तरीके से कुमाऊं रीजन को, जिसको उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की कमजोर कड़ी के तौर पर देखा जाता था, उसको पार्टी ने मजबूत करने की कोशिश की है। जहां से मुख्यमंत्री कुमाऊं से आए हैं, इसके अलावा सौरभ बहुगुणा कुमाऊं से आए हैं, रेखा आर्य, तो इस तरह से जो 4 मंत्री हैं वो कहीं न कहीं कुमाऊं से अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि पार्टी ने 2024 की रणनीति अभी से ही तय कर दी है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में 5 जो सांसद की सीट है उसमें कहीं कोई डेंट न लगे, उसकी तैयारी एक तरह से देख सकते हैं आप, पहली चीज। दूसरी चीज, मंत्री परिषद में भी उन लोगों को शामिल किया गया है
नए चेहरों को भी शामिल किया गया है, युवा को भी शामिल किया गया है और उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को भी देखी गई है। जैसे अगर हम सौरभ बहुगुणा की बात करें तो उनके पिताजी विजय बहुगुणा और से लेकर उनके दादाजी मुख्यमंत्री वगैरह भी रह चुके हैं। तो एक तरीके से पार्टी सामंजस्य बैठाने की भी कोशिश की है, क्योंकि उत्तराखंड में ऐसा देखा जाता है कि कोई भी सरकार हो 5 साल में मुख्यमंत्री बदल जाते हैं। तो कोशिश ये भी की जा रही है कि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत एक ऐसा सिस्टम लाया जाए जिससे कि कम से कम लोगों में असंतोष न हो, खास करके राजनेताओं में, और ये सारी चीजें सुचारू रूप से चले। लेकिन अब कितनी चलेगी, कैसे चलेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अभी तो सबसे बड़ी चुनौती कार्तिकेय पुष्कर सिंह धामी के सामने ये होगा कि वो कहां से चुनाव लड़ते हैं और किस तरीके से वो जीतते हैं 6 महीने के अंदर, और उसके बाद सरकार को कैसे एक स्थिर सरकार होने का जो दावा किया जा रहा है उस पर अमल करते हैं। कार्तिकेय, ब्रजेश, पुष्कर सिंह धामी का जो सेकेंड टेन्योर है, क्योंकि चुनाव जीत के हैं, आपको लगता है चैलेंजिंग है या ज्यादा आरामदेह रहेगा? चैलेंजिंग ज़्यादा नहीं रहेगा, मुझे इसलिए नहीं लगता चैलेंजिंग कि 2 चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं। एक, पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए, भाजपा चुनाव बड़े अच्छे बहुमत से जीत गई। अब उसके बाद यदि पुष्कर सिंह धामी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह मुख्यमंत्री बनाते हैं और जिस तरह का शो ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ देखने को मिला, उससे एक बहुत क्लियर मैसेज गया है कि पार्टी का आलाकमान पूरी तरह से पुष्कर सिंह धामी के पीछे खड़ा है। तो इसको लेके किसी के दिमाग में कोई डाउट नहीं है, और जो भी पोटेंशियल कैंडिडेट हैं चीफ मिनिस्टेरियल पोस्ट के लिए, वो सारे के सारे मोर और लेस आज अकोमोडेट हो गए हैं कैबिनेट में। तो मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल में पुष्कर सिंह धामी को कोई विशेष दिक्कत आएगी राज्य चलाने में या बीजेपी का एजेंडा इंप्लीमेंट करने में, क्योंकि उनकी लीडरशिप को लेके किसी के दिमाग में संशय है तो वो जो आज स्टार स्टडेड गैदरिंग है उसने उसको पूरी तरह से डिस्पेल कर दिया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद गोवा अकेला राज्य है इस वक्त इस देश में जिस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो मैं चाहूंगा दर्शकों को बताएं, क्योंकि गोवा एक ऐसा स्टेट था, लोग बोलते थे कि भाई क्रिश्चियन स्टेट है, कैसे जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन चर्च का वोट चला गया मनोहर पर्रिकर के कार्यकाल में। तो आप बताइए, यूसीसी ट्रिपल तलाक के बाद क्या अब उतना चुनावी अपील दमखम रखता है हमारे उसमें क्या बोलते हैं राजनीतिक माहौल में? अगर ये कह दे कि मैं ये सब संशोधन कर रहा हूं और यूनिफॉर्म सिविल कोड अब देखिए उत्तराखंड में है। यूसीसी बीजेपी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यूसीसी बीजेपी लाना चाहती है और यूसीसी को लेके बीजेपी को पता है कि वो बीजेपी के हक में ही जाएगा, बीजेपी के अगेंस्ट नहीं जाएगा। लेकिन यदि हम ये कहें कि यूसीसी की वजह से उत्तराखंड जीत गए या किसी राज्यों में उसके चुनाव का कोई असर पड़ा, तो वैसा कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं दिखता, क्योंकि सबसे पहले बात पुष्कर सिंह धामी ने ही कही थी कि यदि हम चुनाव जीत गए तो हम यूसीसी लाएंगे। बीजेपी से चुनाव जीत गई, पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए, तो अभी वो उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर यदि पुष्कर सिंह धामी पहले कैबिनेट में और उसके बाद लेजिस्लेट करते हैं और यूसीसी लाते हैं, तो बीजेपी जैसे अंग्रेजी में कहते हैं यू विल हिट द ग्राउंड रनिंग। जैसे आम आदमी पार्टी पंजाब में है कि लगातार नौकरियां वो करनी है, लोगों 25,000 फैमिली को नौकरी देना, 60,000 फैमिली करीब टोटल हैं जिनको रेगुलराइज भी कर देना। तो उसी तरह यदि यूसीसी लाती है तो ये बीजेपी के लिए 2024 में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी। जब आपको याद होगा, कुमार ये सवाल आपसे भी पूछूंगा, लेकिन ब्रजेश के जवाब के बाद आप जवाब दीजिएगा कि जब ये सुगबुगाहट हुई, जब प्रधानमंत्री ने मीटिंग की कश्मीर की लीडर्स के साथ 370 हटाने से पहले, तो बहुत सारा पेपर्स में छप रहा था कि आर्टिकल 35 है। उसके महीने भर पहले लग रहा था कुछ ना कुछ संशोधन किया जाएगा, महिलाओं को इनहेरिटेंस का राइट होगा। लेकिन कहते हैं ना अंग्रेजी में लॉक स्टॉक एंड बैरल, एक झटके में 370 हटा। उन्होंने आके उस चीज़ को पढ़ा और लोगों को कल्पना ही नहीं थी कि सारा का सारा हो जाएगा और बाकी सारी चीज़ें हो गई। तो बाद में जब उनसे पूछा गया तो बोला कि अब हमारे पास नंबर है, ये हमारा आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट हम पूरा करते हैं। तो अभी इस पे क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि थोड़ी बहुत चीजें तो की हैं। किस पे रुके हुए हैं? यूसीसी पे। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी सारी एक दिन में सारा काम नहीं हो जाता ना। हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि जो फेज वाइज मैनर में वो काम करे, और अभी तक जो आर्टिकल 370 इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, आर्टिकल 35 हटाना उनके लिए पूरी तरह सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के भारत को लेकर जितने भी जो रिलेशनशिप थी और तमाम जो उसको गवर्न करने के रूल थे, वो उसमें आमूल चूल परिवर्तन हो गया। तो वो अपने एजेंडे में आप एक वन बाय वन आप अपने एजेंडे में चीज़ों को इंप्लीमेंट करते, एक दिन में आप पूरा एजेंडा इंप्लीमेंट नहीं कर देते। तो मुझे लगता है अब ये महज वक्ती तौर की बात है। हर सरकार चाहती है कि जो उसका एजेंडा हो वो चुनाव के इतने करीब भी हो कि वो वोटों में भी तब्दील हो सके। ऐसा मतलब कोई हर सरकार जीतने के लिए चुनाव लड़ती है। तो मुझे लगता है कि वो क्लोजर टू 2024 हो सकता हो इस मसले पे हम केंद्र सरकार के द्वारा एक्शन देखें। यानी ये तीर तर्कश से 24 से पहले निकल सकता है। इसमें कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप
आपके पास यदि 100 रुपए है और आपके पास केवल 100 रुपए, आप 100 रुपए को एक दिन नहीं खर्च करते, आप 100 रुपए को फेज आउट के तरीके से खर्च करते हैं जहां जो इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरह जो कंटेंशियस मुद्दे हैं उसमें बड़े सारे मुद्दे, चाहे ट्रिपल तलाक का मुद्दा ले लीजिए, चाहे आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को मुद्दा ले लीजिए, ये बीजेपी के लॉन्ग स्टैंडर्ड कमिटेड आइडियोलॉजिकल डिमांड थे जिसे उन्होंने पूरा किया। 2019 में आने के बाद पूरी तरह से इसको इंप्लीमेंट किया। यूसीसी भी उनके एजेंडे में, और मुझे लगता है 2024 के नजदीक हम यूसीसी का इंप्लीमेंटेशन भी देख लेंगे। कुंदन, आपको लगता है यूसीसी का इंप्लीमेंटेशन होगा, चुनावी वायदा है? देखिए, अगर पुष्कर सिंह धामी को आप देखें, जैसा ब्रजेश बता रहे थे, तो मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूं। चुनाव से महज 15 से 20 या 25 दिन पहले मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी ने इस बात का ऐलान करना शुरू किया कि अगली बार जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसको लागू करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कार्तिकेय कि जो आपके अपने वोटर होते हैं उसको और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए आप उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें डालते हैं जिससे आपके वोटर को ऐसा लगता है कि नहीं, बहुत जरूरी है हमारी सरकार का दोबारा आना, और इसके लिए वोटर उत्साहित भी है। तो इस तरह के मुद्दों को सरकार चुनाव के ऐन वक्त पहले जो है कहीं न कहीं वो लाती है ताकि अपने वोटर को और भी ज्यादा वो मजबूत कर सके। और यूसीसी ही क्यों, जनसंख्या नियंत्रण की बात करें तो उसके लिए भी सरकार माहौल बना रही है। और निश्चित रूप से 2024 के पहले आप देखेंगे कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर सरकार लास्ट मोमेंट पे लाएगी, जिससे कि लोगों के अंदर एक इमोशनल जो कह सकते हैं कि सरकार के प्रति प्रेम है वो जगेगा, और उससे वो सरकार को वोट में तब्दील करने की कोशिश करेगी। अब जहां तक यूसीसी की बात है तो वो कब तक लागू करती है उत्तराखंड सरकार, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि जिस जोर शोर से पुष्कर सिंह धामी ने, और उसका एक और पहलू है कार्तिकेय, मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा इसलिए भी किया गया था क्योंकि बातों बातों में कांग्रेस की तरफ से एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की भी बात की गई थी उत्तराखंड चुनाव में, जो कि बहुत बड़ा डेबाकल साबित हुआ कांग्रेस के लिए। बहुत भारी पड़ा हरीश रावत पे, और इतना भारी पड़ा कि पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी डंके के चोट पर कहते रही कि अगर ये आएगी तो इस तरह की स्थिति होगी, और हम आएंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। तो ये जो परसेप्शन की लड़ाई थी, उस परसेप्शन की लड़ाई में औंधे मुंह पार्टीगिरी। पार्टी के इंटरनल सोर्स यहाँ तक कहते हैं कि पार्टी के नेता ये भी कह दिया कि जिन जिन लोगों ने इस तरह की बात की उनको तत्काल प्रभाव से 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त किया जाए, नहीं तो उत्तराखंड चुनाव में कांग्रेस को बुरी हार देखनी पड़ेगी। लेकिन पार्टी के आला नेता इसके लिए तैयार नहीं हुए, और निश्चित रूप से ये इतना बड़ा बैकफायर किया पार्टी के लिए जिसकी भरपाई संभव नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी चीजों को कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए उन्होंने यूसीसी की बात की, और एक तरीके से वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का काट भी साबित हुआ, और भी कई सारी चीजें ऐसी थी जिसका परिणाम जो है वो वोट में तब्दील हुआ। और निश्चित रूप से 47 सीटें अगर आई हैं तो उसके पीछे वो पार्टी का एजेंडा है, जिस एजेंडे पे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। केंद्र की वो योजनाएं हैं, वरना अगर इतने सारे मुख्यमंत्री 6-5 साल के अंदर बदल दिए जाएं, उसके बावजूद भी अगर पार्टी जीत के आ रही है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि लोगों की क्या राय है किसी पार्टी विशेष के बारे में। जी। आज भी मैं उत्तराखंड में था, मैं बताऊं कार्तिकेय, वहां पे सिर्फ और सिर्फ योगी मोदी के नारे लग रहे थे, कोई पुष्कर सिंह धामी को नहीं बोल रहा था। तो इसका मतलब साफ था कि पार्टी जो है केंद्र के मुद्दों पर चुनाव जीती है। केंद्र के जो भी योजनाएं हैं उन पे, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या इसके अलावा राशन की योजना हो या कोई भी योजना उठा लीजिए केंद्र सरकार की, उन योजनाओं पर चुनाव जीती है। उत्तराखंड की तो स्थिति ये थी कि जब मुख्यमंत्री बदले उसी वक्त कोविड आया, और कोविड किट जो बंटने थे कार्तिकेय, उसमें पिछले वाले मुख्यमंत्री की तस्वीर छपी थी, इसलिए हजारों किट नहीं बंट पाए। पुष्कर सिंह धामी तब तक मुख्यमंत्री बन गए थे। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अगर सरकार वहां बना रही है तो निश्चित रूप से वो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, और इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी का वो एजेंडा है जिस एजेंडा को पुष्कर सिंह धामी ने रिलीजियसली लागू करने की बात की, और अभी भी कह रहे हैं कि हम जल्द ही उसको कैबिनेट में लेके आएंगे। और इन सबके बीच विपक्ष की वो गलती जिसकी वजह से आज 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हाल ही में एक तरह से परोस करके दी गई। कार्तिकेय, बहुत अच्छा एनालिसिस आपका कुमार, बहुत बढ़िया एनालिसिस था आपका। तो ये थे मेरे सहयोगी कुमार, जो बता रहे थे कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है वो उभरी कैसे चुनावों के बीच में, और किस तरीके से उसको चुनाव में इस्तेमाल कर लिया गया हरीश रावत और कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि वो शुरुआत में मुद्दा नहीं थी, वो कमिटमेंट है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन उस पर चुनाव नहीं लड़ा जाना था, लेकिन वो एक हथियार की तरह से इस्तेमाल हुआ और हथियार कामयाब रहा। तो अब एक रुख उस खबर की तरफ करते हैं जिसको पढ़कर भी दिल दुखता है, सुनकर भी दिल दुखता है। जी हाँ, बच्चों को क्या पसंद है? मीठा। और यहां बच्चों की मीठा खाकर मौत हो गई। मौत की वजह
को टॉफ़ी बताया जा रहा है। बच्चों के पिता की माने तो घर के बाहर टॉफ़ी फेंकी हुई थी, बच्चों ने उसे खाया, तबीयत बिगड़ी और फिर उनकी मौत हो गई। ये सब बच्चे दलित परिवारों से थे। इनमें से 3 बच्चे सगे भाई बहन थे। पहले सुनते हैं वहां के तहसीलदार का क्या कहना है। तहसील कस्या मौके पे पता चला हुजूर महाजवाड़ा के 4 बच्चे टाफी खाने से मृत्यु हो गई है। तो यहाँ आकर के देखा तो जो टाफी के रैपर थे वो मिले और कुछ टाफी के अंश मिले। और जो प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि कोई विषाक्त पदार्थ है, क्योंकि मक्खी बैठने से मर जा रही हैं। उनको डिब्बे में रखवा लिया गया है और इसमें 4 बच्चे मरे हैं। और मंजना पुत्री रसगुल, स्वीटी पुत्री रसगुल, समर पुत्र रसगुल, आरुष पुत्र बलेसर। रसगुल द्वारा बताया जा रहा है कि 3-4 दिन पहले हमको 3 लोगों ने धमकी दिया था, जिनका नाम नोट कर लिया गया है, प्रेम, बाला और चावस। और उनसे अब तहरीर के लिए कहा जा रहा है कि जो तहरीर देंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसकी पूरी घटना की छानबीन करके जांच करके उनको सजा दिलाई जाएगी। हमारा बच्चा हम सो कर उठा, सुबह सुबह बड़ा वाला पिल्ला को घुमाने लगा लैट्रिन के, तब तक द्वार पे टाफी फेंका था तो मैंने नहीं कर किया। तब बच्चे लोग टाफी उठाकर सब खा लिए, 3-4 बच्चे। एक आदमी 2 आदमी मिलकर 3 दिन से मुझे धमकी दे रहा था कि 4-5 आदमी के मारेंगे इस गाँव में। अच्छा, अभी तुम्हारे कितने बच्चे मरे हैं? 3 बच्चे। एक मंजना है 5 साल के, स्वीटी है हमारी 3 साल के लड़की है, और समर है लड़का 2 साल के। ये 3 बच्चे तुम्हारे मरे हैं और पड़ोस के भी कोई मरे हैं? और मेरी भाई के लड़की को मर गई। और हम सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता कुंदन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंदन, एक चीज़ बताइए कि तफ्तीश के बाद निकला क्या? ये जो टॉफ़ियाँ बिखरी हुई थी, मौत की टॉफ़ियाँ, ये जानबूझ के फेंकी गई, कोई निजी दुश्मनी है, या ऐसा है कि इस तरह की टॉफ़ियाँ सप्लाई हो रही थी, नकली टॉफ़ियाँ, और कुछ गिर गई उस घर के सामने और बच्चों ने खा ली? लोगों से वही गांव के बगल के घर से था, तो कहीं न कहीं वो ही लोग ये जहरीली टाफियां उनके दरवाजे पे फेंक गए हैं, जिसकी वजह से ये नौनिहाल जो टाफी के प्रति थोड़े से लालायित थे और उनकी मां ने उन बच्चों को ये टाफी दी, जिसमें कि ये जो एक रसगुल्ला है जिसके 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटियां, वो खाने के बाद अचेत होने लगे और इनको लेके ये हॉस्पिटल की तरफ आ गए, जहाँ ये मृत घोषित। एक उसी के घर के बगल के बैरिस्टर हैं, बालेश्वर हैं, जिनका एक बेटा है, वो भी इस गाल के गाल में समा गया। तो कहीं न कहीं ये छोटे बच्चों के लिए ये टाफियां मौत लेके आई थी, और उसके घर वालों की माने तो कहीं न कहीं ये बगल के लोग, हालांकि पुलिस उस पर सक्रियता से काम करी, क्योंकि उस पर मुख्यमंत्री ने स्वतः संज्ञान लिया। तो उसके बाद जिले के आला अफसर उस मौके पर पहुंचे, डॉग स्क्वाड पहुंचा, पुलिस के लोग पहुंचे, और उसके कहने के अनुसार जो पीड़ित है रसगुल्ला, जिसके 3 बच्चे मरे हैं, उसके कहे के अनुसार ये सारे लोगों को पुलिस अपने कस्टडी में ले ली और जांच कर रही है। अब इसमें फाइनल रिपोर्ट कहीं न कहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद, पुलिस की जांच की रिपोर्ट, दोनों का सामंजस्य बनेगा, उसके बाद ही कहीं न कहीं ये पता चल पाएगा कि इसमें मूल रूप से दोषी कौन है। हालांकि जिस पे आरोप लगा हुआ है वो लोग पुलिस कस्टडी में है और पुलिस अपना पूरी सक्रियता से काम कर रही है। जी कुंदन, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रजेश, आपको क्या लगता है, पर्सनल राइवलरी का मामला लगता है जिसमें बच्चे मारे गए? प्राइमा फेसी तो पर्सनल राइवलरी का ही मामला लगता है, और दूसरी चीज़ की जिस तरह से टॉफ़ी रैपर है, मुझे लगता है 1 दिन के अंदर इन रैपरों की भी फॉरेंसिक जांच हो जाएगी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, जिससे आपको कॉज ऑफ डेथ पता चलता है। तो उससे बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या ये इन रैपर्स में, टॉफ़ीज़ में जहर मिला के भेजा गया है, या ये कोई नकली टॉफ़ी है। जो एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ है वो अगले 24 घंटे में क्लियर हो जाएगी, क्योंकि एक बार जैसे ही टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आ जाती है और साथ में इस जो रैपर्स और जो चीज़ें मिली हैं वो उनका फॉरेंसिक एनालिसिस होता है, और पोस्टमार्टम बच्चों का जब होगा तो उससे क्लियर हो जाएगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या है और किस वजह से हुआ। ब्रजेश, बिल्कुल कहने का मतलब है कि सोचने में बड़ा अजीब सा लगता है कि कोई छोटे बच्चों को टॉफ़ी में जहर मिला के मार दे। अब ऐसी खबर है जिसे ना पढ़ने में ना सुनने में अच्छा लगता है। तो आप देख रहे थे सियासत की बात मेरे और ब्रजेश के साथ, जिसपे हमने आज आपको दिन भर की बड़ी खबरें,
राष्ट्रीय बड़ी खबरें आपको दिखाई और हमने खबर की शुरुआत की थी और मैं चाहूँगा कि वो विजुअल्स चले क्योंकि उस पर मैं क्लोजिंग कमेंट लूँगा ब्रजेश से। उस खबर से हम निकले थे क्योंकि तब समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया था कि वो डिंपल यादव को आजमगढ़ से चुनाव लड़ाएंगी। ब्रजेश, जो हम बात कर रहे थे पंजाब में जिसमें शहीदी दिवस जिस तरीके से मना, जिस तरीके से सारा का सारा फोकस भगत सिंह पर है, आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान की जो इंडिपेंडेंस का 100 साल आ रहा है, जिसको लेके संघ भी काम कर रहा है, लेफ्ट भी काम कर रहा है, ये एक बड़ी दौड़ है पार्टियों की कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को इतिहास के बड़े कैनवस में उन बड़े लोगों के साथ दर्ज करा ले, जिससे कि जब आइकॉन्स को लेके युद्ध हो, उनकी अपने राष्ट्रवाद पे सवाल उठे तो बोले कि देखिए हमारी प्रतिबद्धता तो इन लोगों के साथ पहले से ही है। देखिए कार्तिकेय, इसको आप ऐसे समझिए कि ये एक वक्ती जो नैरेटिव है वो राष्ट्रवाद का नैरेटिव है और इस नैरेटिव को हर आदमी अप्रोप्रिएट करना चाहता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितने भी जो बड़े नेता हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों या सरदार वल्लभ भाई पटेल हों या बाकी हों, वो सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के थे। तो जब आपके पास कोई नहीं है तो आप उसको अप्रोप्रिएट करते हैं या आप अपने अंदर जो पार्टी के नेता हैं उनको और बड़ा बना के महिमा मंडित करके सामने रखते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिश हो रही थी। जब राष्ट्रवाद की बयार चल रही है, इसमें आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है, बेहद नई पार्टी है, 2013 9-10 साल पुरानी पार्टी है। तो जो सबसे समझदारी का डिसीजन इन्होंने लिया कि इन्होंने कहा कि इससे पहले कोई और भगत सिंह को अप्रोप्रिएट करे। इन्होंने न केवल भगत सिंह को अप्रोप्रिएट किया बल्कि आज की डेट में ऐसा कर लिया है कि वो किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को भी यदि अप्रोप्रिएट करने की कोशिश करे तो उसे नाकों तले चने चबवा देंगे। आप देखिए तमाम आज भगवंत मान की पगड़ी का कलर देखिए, वो पीले के अलावा कोई पगड़ी नहीं पहन रहे हैं, पीले रंग के अलावा उनके जितने कैबिनेट मंत्री और जितने जो साथ के लोग हैं उन्होंने भी पीला पहना हुआ है। और जिस तरह से ये डिसीजन लिया, निर्णय लिया कि केवल भगत सिंह और अंबेडकर की फोटो के अलावा बाकी सारे नेताओं की फोटो हटा देंगे, तो फ्रॉम गांधी टू भगत सिंह ये एकदम 180 डिग्री ये एकेडमिक प्रश्न है, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। जिस कांग्रेस के पास सुविधा थी कि सब लोग उनके मंच पे थे, लेकिन वो पूरी डायनेस्टी इस तरीके से चली कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ लोग उसमें से निकाल लिए, इसमें पटेल साहब प्रमुख रूप से बड़े थे। उसके बाद 2 चुनावों में कोशिश हुई जिसमें सुभाष चंद्र बोस, अब उनकी मूर्ति भी लगेगी इंडिया गेट में। ये गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने रेवोल्यूशनरीज को चुना है। मुझे याद है, मैं दिल्ली में पढ़ा हुआ हूं और जो इन रेवोल्यूशनरीज को टेररिस्ट लिखा जाता था, उसको लेके बहुत हंगामा हुआ 90 के दशक में। फिर बोला गया टेररिस्ट क्यों लिखो, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट, तो इस पर आपत्ति हुई तो उनको रेवोल्यूशनरीज बोला गया। आम आदमी पार्टी ने रेवोल्यूशनरी चुना, क्यों? उसका कारण है पंजाब में इसका एक रेजोनेंस है। देखिए जैसे क्या होता है, आप फौज में मीडिया चैनलों में और बाकी जगहों पे कहा जाता है कि यदि कोई फौजी उसका देहांत होता है क्रॉस बॉर्डर फायर में या किसी भी एक्टिविटी में, तो जो उसका टेक्निकल टर्म है वो किल्ड इन एक्शन है, मार्टियरडम, और वो शब्द बिल्कुल नहीं है। तो उसी तरह अब तमाम चेंजेस आते हैं और उन्होंने रेवोल्यूशनरी इसलिए चुना क्योंकि पंजाब जिस राज्य को वो साधने की लगातार कोशिश कर रहे थे उसमें भगत सिंह का एक बहुत बड़ा रेजोनेंस है। भगत सिंह को भले ही लेके आपको छुट्टी पूरे पंजाब में ना मिले, लेकिन भगत सिंह के नाम पर, और भगत सिंह अब मिल रही है, तो भाई कोई समझदार पॉलिटिकल पार्टी अप्रोप्रिएशन ऐसे ही करती है। आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति देखिए, तो वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो आप अप्रोप्रिएशन इसी तरह करते हैं कि जब आप अप्रोप्रिएशन करते हैं तो आप स्कोप नहीं छोड़ते कि कोई और पार्टी उसके ऊपर कब्जा करे या आपके अप्रोप्रिएशन को हाईजैक कर ले। तो आम आदमी पार्टी ने इंश्योर कर लिया कि आप उसे हाईजैक अब नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया विश्लेषण था ब्रजेश आपका, और मैं इसी पे सियासत की बात में खत्म करूंगा कि इस बात को हल्के से नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आप गांधी को कांग्रेस से जुदा नहीं कर सकते। मोदी जी भी कोशिश करते हैं स्वच्छ भारत अभियान से कि थोड़े बहुत वो जो जिसे कहते हैं जो गांधीवाद है वो बीजेपी में समाहित हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से पटेल और बोस को अपनी विचारधारा और अपनी राजनीति में समाहित किया है। आम आदमी पार्टी शायद दूसरी ऐसी पार्टी है, पहले मैं बीजेपी बोलता हूं और फिर अब आम आदमी पार्टी, जिसने रेवोल्यूशनरीज को अपनी विचारधारा से जोड़ने की कोशिश की है, उससे आइडेंटिफाई किया है। इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। तो आप देख रहे थे सियासत की बात मेरे और ब्रजेश के साथ। तो वक्त है अब छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा प्रसारण। सियासत की बात ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड
प्रयाग PTMT बार फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।